I welcome you all to this channel. इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं जिसमें सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस आपको यहाँ अवेलेबल होती हैं। इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो जिस पर अपलोड की जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। टॉपिक फॉर डिस्कशन इन दिस क्लास इज लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। तो इस टॉपिक के बारे में हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक जो है वो अपने पैसे को, अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा करवाते हैं। बैंक में डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स खोले जा सकते हैं, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, और भी कई तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो पब्लिक यानी कस्टमर्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक में अकाउंट खोलते हैं और उनमें अपनी सेविंग्स को या उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है अदर देन देयर डेली रिक्वायरमेंट को छोड़कर उस सारे पैसे को वो बैंक में जमा कराते हैं। तो ये जो पैसा है ये बैंक के पास एक तरह से टोटल डिपॉजिट्स बन जाता है। अच्छा, बैंक उन डिपॉजिट्स पर अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट भी ऑफर करता है, उस पर ब्याज भी दिया जाता है उन अकाउंट्स पर। अब कितना ब्याज दिया जाता है वो अकाउंट के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसमें 3 से 4% ब्याज मिलता है। एफडीज पर जो है वो 6 to 8% जितने भी उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से इंटरेस्ट दिए जाते हैं, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से कस्टमर्स को अपने बैंक अकाउंट से कुछ इनकम भी मिलती है, अपनी बैंक डिपॉजिट से उनको कुछ इनकम भी मिलती है। अब बैंक उस पैसे का क्या करते हैं? प्रश्न ये पैदा होता है कि बैंकों के पास पैसा तो जमा हो गया, लेकिन फिर बैंक उस पैसे का क्या करते हैं? बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट होती है जो पब्लिक के द्वारा की जाती है, उसमें से बैंक एक स्मॉल प्रोपोर्शन अपने पास रखता है ताकि अपनी उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है कैश की वो पूरी कर सके। डेली रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो भी कस्टमर बैंक में विजिट करें पैसा निकालने के लिए, उनको वो पैसा उनका वापस मिल सके। इसलिए बैंक अपने पास एक मिनिमम कैश रिजर्व हमेशा रखते हैं। इंडिया में जो बैंक्स हैं वो अपनी टोटल डिपॉजिट का लगभग 15% हिस्सा अपने पास रखते हैं ताकि अपने कस्टमर्स की जो कैश विड्रॉल की जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर सके। तो ये जो पैसा है, बाकी पैसा, इसको फिर कस्टमर्स को उधार दिया जाता है। और बैंक को ये भी पता है कि सभी लोग जो हैं, जो सभी कस्टमर्स हैं उसके बैंक के, वो एक ही दिन में अपना सारा पैसा नहीं निकालेंगे। और दूसरा बैंक का एक्सपीरियंस ये होता है कि
सारा का सारा पैसा एक ही दिन में बैंक से नहीं विड्रॉ होगा। ये बैंक का पास्ट एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए बैंक क्या करता है कि बाकी जो पैसा उसके पास बच जाता है उस पैसे को वो आगे लोन दे देता है उन लोगों को जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को पैसे की ज़रूरत रहती है। जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं तो उनको एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीदने होते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। कोई छोटा व्यापारी है, बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर है, उसको भी प्रोडक्शन करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए उसके पास पैसा चाहिए। इसी तरह से कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगानी है, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट को भी पैसे की ज़रूरत होती है। और ये पैसे की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है? बैंक। तो बैंक के दो मेन काम क्या हुए? बैंक क्या करता है, एक तो पब्लिक के पास जो सेविंग्स होती है उनको अपने पास जमा करता है। दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि वो पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है। और दूसरा क्या है कि पब्लिक में भी ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, तरह तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको पैसा चाहिए। तो वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी बैंक पूरी करता है। बैंक उनको आगे लोन एडवांस करता है जिससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया कि बैंक जो है अपना जो उसके पास टोटल डिपॉजिट्स होती हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वो लोन के रूप में देता है। और जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं पहले के मुकाबले, तो लोन्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। लोन्स जो हैं वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स परचेज़ करने के लिए भी लिए जाते हैं, जैसे कि कार है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, लैपटॉप है, जो लोग पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं। तो ये चीज़ें लोग बैंक से फाइनेंस करके या लोन लेके जो है इन चीज़ों को ख़रीदते हैं। और कुछ लोग एजुकेशनल लोन भी लेते हैं, किसी को पढ़ाई लिखाई करनी है, हायर एजुकेशन के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री करनी है या कोई और कोर्स करना है, उसके लिए लोग बैंक से एजुकेशनल लोन लेते हैं, स्टडी लोन लेते हैं। इसी तरह से लोग बिजनेस करने के लिए भी लोन लेते हैं। तो वैरायटी ऑफ लोन्स आर देयर, अलग अलग तरह के लोन्स जो है बैंक ऑफर करता है। और जो लोन्स दिए जाते हैं बैंक के द्वारा उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। और ये जो इंटरेस्ट रेट होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, ब्याज की जो दरें हैं वो काफ़ी ऊंची रहती है। तो जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जब पब्लिक अपना पैसा बैंक में जमा करती है अलग अलग अकाउंट्स में, तो उन अकाउंट के नेचर के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया जाता है कस्टमर्स को। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट पे 2 से 3% है, कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। और इसी तरह से जो आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है उस पे थोड़ा ज़्यादा होता है, 6 to 8% कह लीजिए, या थोड़ा बहुत समय के हिसाब से वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस तरह से वो अपने कस्टमर्स को भी लोन पे ब्याज वो चार्ज करता है और अपने जो उसके डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा कराया है उनको भी वो ब्याज देता है। अब जैसे मान लीजिए कि बैंक ने ब्याज की दर तो दी है मान लो 3%, लेकिन जिस कस्टमर को उसने आगे लोन दिया है उससे वो ब्याज चार्ज कर रहा है 15%। तो यहाँ बैंक क्या कर रहा है, 12% एक्स्ट्रा ब्याज वो कमा रहा है। इसको आप यूँ समझिए कि जैसे मान लो
आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाया और सेविंग बैंक अकाउंट में आपने जमा कर दिया मान लीजिए, और 1 साल तक वो उसी बैंक में आपने रखा, तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा आपको? मैक्सिमम 3%। तो मान लो 3% भी मिल रहा है तो 1 लाख का 3% कितना हुआ? 3,000 रुपये। लेकिन मान लो दूसरी तरफ बैंक ने उसी 1 लाख रुपए को आगे कस्टमर को उधार दे दिया और उसके ऊपर उसने बैंक ने चार्ज किया ब्याज मान लो 15%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कस्टमर से बैंक ने 15,000 रुपये कमाए और आपको कितना दिया? 3,000 रुपया। तो बैंक की नेट अर्निंग कितनी होगी? 12,000 रुपये। तो इस तरह से बैंक पैसा कमाता है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द बैंक्स। दूसरे शब्दों में हम इसको ये कह सकते हैं कि बोरोवर से जो ब्याज लिया जाता है, बोरोवर कौन होते हैं? जिसको लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा, उनसे बैंक जो ब्याज लेता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है वो, और जो डिपॉजिटर्स को वो ब्याज देता है, जिन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा कराया, उनको ब्याज तो देगा ना बैंक। तो जितना ब्याज देता है और जितना ब्याज लेता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, उसी से बैंक जो है वो पैसा कमाता है, उसी से जो बैंक्स हैं उनकी इनकम जो है वो उनको मिलती है। तो बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जाता है या क्रेडिट दिया जाता है वो मनी के रूप में होता है, पैसा उधार दिया जाता है। लेकिन लोग आपस में भी क्रेडिट देते हैं या लेते हैं, और ये जो क्रेडिट होता है ये पैसे के रूप में भी हो सकता है, गुड्स के रूप में भी हो सकता है और सर्विसेज के रूप में भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि जैसे लोगों ने अपनी कोई वस्तु किसी दूसरे को बेच दी उधार पे, अभी उसको उसकी पेमेंट नहीं मिली, बाद में मिलेगी भविष्य में। इसी तरह से किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी, किसी दूसरे के लिए कोई काम कर दिया, लेकिन उसकी पेमेंट कब मिलेगी? फ्यूचर में मिलेगी। तो ये सब क्या है? क्रेडिट है। तो हम यहाँ 2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे क्रेडिट के, जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। इनको आप ध्यान से समझें। पहली बात है कि बुक में जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए ध्यान से, और समझिए, कोरिलेट कीजिए कि उसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो आपकी बुक में जो 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम पहला केस डिस्कस करेंगे सलीम का। सलीम एक मैन्युफैक्चरर है और उसको प्रोडक्शन करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, और वर्किंग कैपिटल के लिए उसको पैसा उधार लेना पड़ रहा है। वो क्रेडिट लेता है, उधार लेता है पैसा, और उस उधार लिए गए पैसे से वो अपने प्रोडक्शन के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करता है, यानी रॉ मटेरियल खरीदता है या बाकी और जो रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करता है उस पैसे से, और फिर टाइमली जो उसको ऑर्डर मिला है प्रोडक्शन करने का उसको भी वो पूरा कर देता है। तो टाइमली वो ऑर्डर देता है पूरा करके, और उसको पेमेंट भी मिलती है अपने क्लाइंट से। तो बाद में उस पैसे को जो उसने उधार लिया है उसको वापस भी कर देता है टाइम पे, और साथ में वो लाभ भी कमाता है, उसको प्रॉफिट भी मिलता है इस प्रोडक्शन में। तो ये जो लोन है ये क्या है? ये प्रोडक्टिव हो गया उसके लिए, मतलब उससे फ़ायदा हो गया उसको। उसने लोन लिया और जिस चीज़ के लिए लोन लिया उससे उसने पैसा भी कमाया, बाद में उसने बैंक का पैसा वापस भी कर दिया और खुद उसने अच्छा खासा प्रॉफिट भी उससे कमा लिया। तो इस तरह के लोन से कस्टमर की जो स्थिति है पहले से बेहतर हो गई यहाँ पे। तो सलीम का जो केस है उसमें उसको लोन लेना फ़ायदेमंद रहा, उससे उसको बेनिफिट हुआ, उसके लिए लोन क्या रहा? बेनिफिशियल रहा।
दूसरा केस है स्वप्ना का। आप इस स्टोरी को बुक में ध्यान से पढ़ें। स्वप्ना एक फार्मर है और उसने एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीदने के लिए उसने पैसा उधार लिया, लेकिन उस पैसे को वो वापस नहीं कर पाई। कारण क्या हुआ कि उसकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई और उसको इतना पैसा नहीं मिला जिससे कि वो उस उधार लिए गए पैसे को चुका पाती। वो रीपेमेंट नहीं कर पाई। तो बाद में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उसको अपना वो पैसा वापस करने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा, क्योंकि फसल उसकी लगातार ख़राब होती गई और फसल से जो उसने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था कि उसको फ़ायदा हो जाएगा, वो उसको हुआ नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति से उसने पैसा उधार लिया था उसको तो पैसा वापस करना था, तो वो पैसा वापस करने के लिए उसको अपना एक खेत बेचना पड़ा। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि स्वप्ना की स्थिति पहले से खराब हो गई। लोन तो उसने भी लिया, लेकिन वो लोन उसके लिए प्रोडक्टिव साबित नहीं हुआ। उस लोन से उसको फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि लोन किस चीज़ के लिए लिया गया है और जहां पर हम पैसा लगा रहे हैं क्या वहां से पैसा वापस आएगा भी। ये उस व्यक्ति की स्किल्स पर डिपेंड करता है या कई सारे और नेचुरल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि जो पैसा है उसका कितना प्रोडक्टिव यूज़ हम कर पा रहे हैं। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि स्वप्ना जो है वो डेबिट ट्रैप में फंस गई। इसको हम बोलते हैं कर्ज जाल। कर्ज जाल का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने पैसा उधार लिया, अब उसने जो काम प्रोडक्शन किया उसमें उसको बेनिफिट नहीं हुआ और उस पैसे को वापस नहीं कर पाया। लेकिन जिसने पैसा उधार दिया है वो तो ब्याज भी लेगा। अब ब्याज पे ब्याज लग रहा है, पैसा भी चुकाना है, लेकिन अर्निंग हो नहीं रही है। तो व्यक्ति फिर ऐसी स्थिति में कर्ज के जाल में फंस जाता है, उसको भारी नुकसान हो जाता है। और जब व्यक्ति कर्ज जाल में फंस जाता है तो फिर उससे बाहर आना उसके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकवर फ्रॉम दिस सिचुएशन, क्योंकि एक तो पैसा लिया अच्छा काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, अब प्रोडक्शन हुआ नहीं, कर्जा भी सिर पे चढ़ा हुआ है, वो भी उतारना है, वो भी पैसा वापस करना है, ऊपर से प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो जाती है। अब क्रेडिट जो है वो हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं, वहाँ पर कितना रिस्क है और क्या उस रिस्क से बाहर आने में हमें कोई मदद मिलेगी। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जो क्रेडिट है वो हमारे लिए कितना यूज़फुल रहेगा। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.